यही एक चीज है, इम्यूनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ना समझ आए ना तो करना मत। इफ समवेयर और दी अदर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे वो तो आई थिंक मैं नोट्स में जो लिखवा रहा हूं उसी से सॉल्व हो जाएंगे वो तो। लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड आया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, याद नहीं आ रहा, कुछ डाइसी सिचुएशन लग रही है, देन डोंट डू इट, क्योंकि फिर गलत कर दोगे तुम। सो फिर अननेसेसरली अपने 4 मार्क्स वहां पे 5 गवा के मत आ जाना। सो डोंट डू दैट थिंग, ठीक है ना। तो लिखो, राइट डाउन एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स क्या होते हैं? एडजुवेंट्स क्या होते हैं? एडजुवेंट्स क्यों यूज करते हैं, चलो ये बता दो। वैक्सीनेशन में यूज करते हैं। एडजुवेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एंटीजन के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उनकी इम्यूनोजेनेसिटी और उनका एक्सपोजर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाया जा सके। और उसका मेन प्रिंसिपल होता है वैक्सीनेशन में, क्योंकि वैक्सीनेशन में अगर हम एक एंटीजन को लेकर एडजुवेंट से मिक्स कर देते हैं तो उसका एक तो इम्यून रिएक्शन फास्टर हो जाता है और लॉन्गर एक्सपोजर होने की वजह से वो मैसिव रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो लिखो, यू राइट डाउन, लिखो, दे आर केमिकल कंपाउंड्स, दे आर केमिकल कंपाउंड्स मिक्स्ड विद कंप्लीट एंटीजन। याद रखना, कंप्लीट एंटीजन लिखवा रहा हूं, इनकंप्लीट के साथ नहीं मिक्स करते। दे आर केमिकल कंपाउंड्स मिक्स्ड विद कंप्लीट एंटीजेंस, they are chemical compounds mixed with complete antigens, for faster activation, of immune response, for faster activation of immune response, and also faster activation of immune response and also increasing the exposure time of the antigen, तो एंटीजन के एक्सपोजर टाइम को भी बढ़ाते हैं, ऑल्सो इंक्रीजिंग द एक्सपोजर टाइम ऑफ द एंटीजन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर वाइडली यूज्ड इन vaccines. They are widely used in vaccines for generating larger immune response. लिख लो, फॉर जनरेटिंग लार्जर इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए गुड एडजुवेंट शुड बी नॉन इम्यूनोजेनिक। इसको अंडरलाइन कर लेना, नॉन इम्यूनोजेनिक को। ए गुड एडजुवेंट शुड बी नॉन इम्यूनोजेनिक, and should not alter characteristic properties. Should be non-immunogenic and should not alter characteristic properties of complete antigen. कंप्लीट एंटीजन की प्रॉपर्टीज को भी चेंज नहीं करना चाहिए उसको। शुड नॉट ऑल्टर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीट एंटीजन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट एडजुवेंट्स इंक्लूड
जो 4 कॉमन एडजुवेंट यूज किए जाते हैं, सबसे कॉमन जो है दैट इज एलम। एलम तो सुना है सबने, फिटकरी जिसको बोलते हैं। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज वाइडली यूज्ड इन डीपीटी वैक्सीन, ठीक है। देन देयर इज फ्लुएंट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, so that is a emulsion of mannite oleate in water, so this is an oil which is mixed with water, ये एक emulsion होता है, ठीक है। and then there is fluents complete, इसको यूज नहीं करते ज्यादा क्योंकि fluents complete में emulsion plus heat killed mycobacteria होता है। अब heat killed mycobacteria अगर डाल दिया तो वो तो इम्यूनोजेनिक हो गया ना, और अच्छा एडजुवेंट कौन होता है, जो नॉन इम्यूनोजेनिक हो और एंटीजन की प्रॉपर्टीज को चेंज ना करे। बट फ्लुएंट्स कंप्लीट होता क्या, आपको ये पता होना चाहिए। फ्लुएंट्स कंप्लीट में इमल्शन के साथ साथ हीट किल्ड माइक्रोबैक्टीरिया होता है। लिखो इसको फटाफट। एडजुवेंट और हैप्टेन में सिमिलैरिटी, एडजुवेंट और हैप्टेन में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। लेकिन अगर आप एडजुवेंट को हैप्टेन से मिक्स कर दोगे इम्यून रिस्पॉन्स होगा? अगर आपने एडजुवेंट को हैप्टेन से मिक्स कर दिया होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। हैप्टेन नॉन इम्यूनोजेनिक है और एडजुवेंट भी नॉन इम्यूनोजेनिक है, तो एडजुवेंट को मिक्स किसके साथ करना जरूरी होता है, कंप्लीट एंटीजन के साथ। और कंप्लीट एंटीजन का क्या मतलब है, एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी दोनों हो उसके पास। समझ आ गया? लिख लिया? लिख लिया? तो इसमें कौन सा अच्छा एडजुवेंट नहीं है, फोर्थ, फ्लुएंट्स कंप्लीट, क्योंकि उसके अंदर हीट किल्ड माइक्रोबैक्टीरिया भी है। तो ये लिख लो, यू कैन राइट डाउन फ्लुएंट्स कंप्लीट। फ्लुएंट्स कंप्लीट इज नॉट ए गुड एडजुवेंट, फ्लुएंट्स कंप्लीट इज नॉट ए गुड एडजुवेंट बिकॉज फ्लुएंट्स कंप्लीट इज नॉट ए गुड एडजुवेंट बिकॉज it contains immunogenic, because it contains immunogenic heat killed mycobacteria. It contains immunogenic heat killed mycobacteria. It contains immunogenic heat killed mycobacteria. देख लिया? It contains immunogenic heat killed mycobacteria. ये हटा दूं, बना लिए सबने? ये सब लिख लिया सबने? तो बेसिकली यहां पे आपको 4 डिफरेंट मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, जिसमें पहला सिर्फ हैप्टेन है, दूसरा एडजुवेंट है, तीसरा हैप्टेन प्लस कैरियर है और चौथा हैप्टेन प्लस कैरियर प्लस एडजुवेंट है। तो ये चारों के चारों जो मॉलिक्यूल है 4 डिफरेंट माइस में डाले, 4 डिफरेंट माइस वर टेकन एंड एक पहले माइस में सिर्फ हैप्टेन डाला, दूसरे माइस में एडजुवेंट डाला, तीसरे में हैप्टेन प्लस कैरियर डाला, चौथे में ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स डाला, ठीक है। और ये 3 ग्राफ हमें मिले उनके सेरा को देख के, एंटीबॉडीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको ये बताना है कि इन ग्राफ में जो ये 3 जो मैंने यहां पे ग्राफ बनाया है एंटीबॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू नीड टू टेल मी कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल डाला होगा माइस के अंदर। पहला वाला कौन सा है? पहला वाला हैप्टेन है। हैप्टेन भी हो सकता है और एडजुवेंट भी हो सकता है, क्योंकि एडजुवेंट भी नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं।
So it can be an hapten or it can be a adjuvant. दूसरा hapten plus, तीसरा hapten plus carrier plus adjuvant. कैसे आइडेंटिफाई करा तीसरे को? कम टाइम में ज्यादा रिस्पॉन्स अगर वो कर रहा है तो दैट मीन्स आपने एडजुवेंट को मिक्स करा है उसके साथ. समझ आ गया? तो ये तो देख लोगे तुम, टाइम के हिसाब से एंटीबॉडी दिख जाएगा तुम्हें. ठीक है. तो वैक्सीनेशन में अगर हम एडजुवेंट यूज ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगा? उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स और फास्टर एक्टिवेशन नहीं होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए. इसलिए वैक्सीनेशन में एडजुवेंट डालना जरूरी होता है. एडजुवेंट से ये हेल्प हो जाता है, सिंस दे आर कंपाउंड्स, इमल्शन एंड ऑल होते हैं, तो हमारा इम्यून सेल आसानी से उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है. क्योंकि वो क्या होगा कि अगर वो डालेंगे बॉडी के अंदर तो वो जब जाएगा तो इम्यून सेल्स को दूर से सेंस हो जाएगा कि सम फॉरेन कॉम्प्लेक्स हैव एंटर्ड दी बॉडी. ताकि अगर हम बैक्टीरिया डाल दे तो शायद वो थोड़ा डिलेड उसको रिकॉग्नाइज करेगा. भाई ब्लड में अगर आप इमल्शन डाल दोगे एंटीजन के साथ तो इम्यून सेल को पता नहीं चल जाएगा. इमल्शन डालने के बाद वी नो दिस थिंग, डेंसिटी भी चेंज होगा थोड़ा, तो इसलिए इम्यून सेल दूर से पहचान लेगा कि बाहर से कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स आया है, इसलिए फास्टर एक्टिवेशन हो जाता है. बाकी इम्यून सेल उसके खिलाफ तो रिस्पॉन्स करेगा नहीं, इमल्शन के खिलाफ करेगा जो उसके अंदर एंटीजन पड़ा हुआ है. अब नेक्स्ट आप हेडिंग दो, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी, MHC, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी. मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी, इसका नाम है. हिस्टो मतलब टिश्यू, कंपैटिबिलिटी मतलब मैचिंग, कितना मैच करता है टिश्यू, और मेजर का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल यही होता है जो डिटरमाइन करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का टिश्यू दूसरा ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के साथ कितना मैच करता है. ठीक है. तो यू राइट डाउन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, it is the most important surface glycoprotein, it is the most important surface glycoprotein, it is the most important surface glycoprotein which determines, most important surface glycoprotein which determines compatibility which determines compatibility of tissues among different organisms. Compatibility of tissues among different organisms. तो वो सुना आपने HLA टाइपिंग, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन टाइपिंग, HLA ही होता है MHC. ठीक है. तो उसमें हम कब करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑल जब करना होता है तब HLA टाइपिंग किया जाता है, जिसको टिश्यू टाइपिंग बोलते हैं. तो MHC के जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं उसको देखा जाता है और उसके हिसाब से डॉक्टर चेक करता है कि कौन अच्छा डोनर बन सकता है जिसका ऑर्गन या टिश्यू बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा. तो फॉर दैट रीजन MHC इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो टिश्यू मैचिंग को डिटरमाइन करता है. जितना ज्यादा MHC क्लोज है इसका मतलब है फाइलोजेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम फैमिली एंड ऑल. वो अगर हम MHC मैच करते हैं. ठीक है. और दूसरा, अगर जितना MHC में वेरिएशन आएगा तो उतने चांसेस हैं कि आप उस डोनर को यूज नहीं कर सकते. सो दैट मींस यू कैन नॉट यूज दैट डोनर बिकॉज इम्यून सिस्टम उस MHC को रिजेक्ट कर देगा, और अगर रिजेक्ट कर देगा तो ऑब्वियसली फिर इम्यून रिएक्शन क्या करेगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. आई विल डिस्कस दैट थिंग लेटर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर expressed on nucleated antigen presenting cells. They are expressed on nucleated antigen presenting cells. They are expressed on nucleated antigen presenting cells. Next, expressed on nucleated antigen presenting cells. Next point लिखो. They play an important role. They play an important role. They play an important role. They play an important role in T cell activation. They play an important role in T cell activation. तो T cell activation के लिए बहुत जरूरी होता है ये. They play an important role in T cell activation. Next point. In humans,
In humans, it is also known as HLA. In humans, it is also known as HLA, that is human leukocyte antigen. In human, it is also known as HLA, that is human leukocyte antigen. And in mice, in human, it is also known as HLA, and in mice is also known as H2 complex. And in mice is also known as H2 complex. तो MHC को ह्यूमन में HLA बोलते हैं और MHC को माउस में H2 complex भी बोला जाता है. इज ऑल्सो नोन एज H2 complex. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Nearly 10 to 15%. Nearly 10 to 15% MHC is identical. Nearly 10 to 15% MHC is identical in different individuals. Nearly 10 to 15% MHC is identical in different individuals. एक बार ऐसा क्वेश्चन जेएनयू में आया था, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स का MHC कितना आइडेंटिकल होता है. सो यू शुड रिमेंबर दैट नंबर 10 to 15%. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन. मोनोजाइगोटिक ट्विंस. Monozygotic twins contains more than 90%. Monozygotic twins contains more than 90% identical MHC. Monozygotic twins contains more than 90% identical MHC. इसका मतलब ये हो गया, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में अगर मोर देन 90% आइडेंटिकल MHC होता है तो दोनों का इम्यून रिस्पॉन्स मोर और लेस सेम होगा. डाइजाइगोटिक में नहीं होता है. डाइजाइगोटिक में MHC कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होता है, 50% होता है मदर और फादर से जो आया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इंपॉर्टेंस ऑफ MHC. इंपॉर्टेंस ऑफ MHC इज टेकन इनटू अकाउंट. इंपॉर्टेंस ऑफ MHC इज टेकन इनटू अकाउंट. इंपॉर्टेंस ऑफ MHC इज टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. Importance of MHC is taken into account during organ transplantation. Importance of MHC is taken into account during organ transplantation. देखिए, importance of MHC is taken into account during organ transplantation. कि organ transplantation में उसका बहुत important role होता है. ठीक है. Next people write down properties. MHC में लिखो properties. तो properties में first point write down. Genetic polymorphism. The first property is genetic polymorphism. Genetic polymorphism. Write down, लिखो. Multiple alleles are present in the host. Multiple alleles are present in the host. Multiple alleles are present in the host, encoding. Multiple alleles are present in the host encoding MHC proteins. Encoding MHC proteins. Multiple alleles are present in the host encoding MHC proteins. तो इसका मतलब है जो MHC के अंदर वेरिएशन आता है, या जो MHC1 के भी एलील्स होते हैं, MHC2 के भी जो एलील्स होते हैं, जो वेरिएशन आता है, दैट कम्स फ्रॉम मल्टीपल एलीलिज्म. सो दैट मींस मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें रिकॉम्बिनेशन हॉल नहीं होता है, जो हम पढ़ेंगे TCR BCR में. मतलब जो T सेल का रिसेप्टर और जो B सेल का रिसेप्टर होता है, उसमें जो वेरिएशन आता है वो मल्टीपल एलील्स के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन से भी आता है. लेकिन जो MHC के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है या जो पॉलीमॉर्फिज्म है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल एलील्स. इसके नीचे एक स्टार पुट करके एक पॉइंट और लिखो. MHC1 कैन ऑल्सो शो वेरिएशन. MHC1 में वेरिएशन एक और प्रोसेस से देखा जाता है.
MHC1 can also show variation by alternate splicing. Can also show variation by alternate splicing. ये प्रॉपर्टी 2 में नहीं होती है, ये 1 में देखी जाती है. ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग समझ आता है? एक्सॉन चेंज हो जाएंगे, और अगर एक्सॉन चेंज हो जाएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? दैट विल चेंज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस. तो MHC जो एलील्स होते हैं दे शो पॉलीमॉर्फिज्म. तो एक पहला प्रॉपर्टी है कि MHC शो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. सेकेंड लिखो, कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस. तो MHC जो है वो कोडोमिनेंट होता है. इसका मतलब है मैटरनल और पैटर्नल एलील दोनों इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं. ठीक है, कोडोमिनेंस. तो लिखो, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल एलील्स, both maternal and paternal alleles are equally expressed. Both maternal and paternal alleles are equally expressed. तो नेक्स्ट फुल स्टॉप मार के लिखो, one set of MHC allele, one set of MHC allele is known as haplotype. One set of MHC allele is known as haplotype. तो जो एक सेट होता है एलील का, मतलब एक हैप्लोटाइप मदर से आता है और दूसरा हैप्लोटाइप फादर से आता है. ठीक है, तो वन सेट ऑफ MHC allele इज नोन एज हैप्लोटाइप. तो इसका क्लियर कर मतलब यह है कि हम लोगों के अंदर जो MHC है तो उसमें जो एलील्स हैं या जो हैप्लोटाइप पेयरिंग है, तो वन हैज केम फ्रॉम मदर, वन हैज केम फ्रॉम फादर. तो अगर हम अपने MHC को मैच करेंगे तो देयर इज अ वेरी गुड चांस के दैट 50% ऑफ आवर MHC शुड बी आइडेंटिकल टू मदर एंड फादर. और फिर सिबलिंग्स के साथ भी अगर हम मैच करेंगे तो उनके साथ भी मैच कर सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. तो पहला प्रॉपर्टी हो गया जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कोडोमिनेंस. नाउ थर्ड लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजेनिक पेप्टाइड. थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजेनिक पेप्टाइड. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजेनिक पेप्टाइड. Representation of antigenic peptide. MHC are responsible for expressing antigenic peptide. MHC are responsible for expressing antigenic peptide. Are responsible for expressing antigenic peptide on the surface. Antigenic peptide on the surface of antigen presenting cell. Antigenic peptide on the surface of antigen presenting cell. On the surface of antigen presenting cells. So next point, go inside the cell. Inside the cell, they are localized in RER. Inside the cell, they are localized in RER. RER याद है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. इनसाइड द सेल दे आर लोकलाइज्ड इन RER. लिख लिया, इनसाइड द सेल दे आर लोकलाइज्ड इन RER. चलो, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद MHC. उसमें कोडोमिनेंस याद रखना, फिर पॉलीमॉर्फिज्म याद रखना. अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल एलीलिज्म, लेकिन इसके अलावा MHC1 के अंदर वेरिएशन एक और प्रोसेस से आ सकता है, दैट इज ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग. ये चीज आप याद रखना, MHC के अंदर वेरिएशन जो है वो रिकॉम्बिनेशन DNA रीअरेंजमेंट से नहीं आता है. दैट यूजुअली कम बिकॉज ऑफ मल्टीपल एलील्स. क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे TCR और BCR, T सेल रिसेप्टर और B सेल रिसेप्टर, उसमें DNA रीअरेंजमेंट, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर डाइवर्सिटी जनरेट करने के लिए. इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो वेरिएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस से होता है compared to the variation which is present in MHC. Now next point लिखो, types of MHC. Types of MHC. Types of MHC. तो यूजुअली एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए दो MHC होते हैं, 1 and 2. फिर एक और MHC होता है MHC3.
जो MHC3 होता है वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कुछ हीट शॉक प्रोटीन और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर सिंथेसाइज करता है। तो वी विल डिस्कस दैट थिंग। तो आप सबसे पहले लिखो MHC1। So now if we talk about the structure of MHC1, तो MHC1 एक हेवी चेन का बना होता है, दैट इज नोन एज अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और इसके अंदर एक और नॉन MHC जीन प्रोडक्ट होता है, दैट इज बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन। सो दैट मींस MHC1 में जो क्लासिकल MHC मॉलिक्यूल होता है वो अल्फा चेन होती है, विच इज ए हेवी अल्फा चेन हैविंग 3 डिफरेंट डोमेन, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। और उसके पास एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, दैट इज बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन, लेकिन वो MHC जीन एनकोड नहीं करता। तो इसका मतलब है इट इज ए नॉन MHC जीन प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस, सरफेस के ऊपर जब MHC मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है तो आई विल टेल यू दिस थिंग टुडे ओनली, कि जब हम एंटीजन की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो उसमें आई विल टेल यू कि बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन इसकी फोल्डिंग एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्ट करता है अल्फा 3 के साथ। अल्फा 1 और अल्फा 2 के पास क्लोज्ड एंड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट होता है। पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट का मतलब है कि जो भी एंटीजेनिक पेप्टाइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने बनाया है वो एंटीजेनिक पेप्टाइड अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में जाके बाइंड करता है। अब आप अपने आप ये सोचो, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था MHC1 एंडोजिनस पेप्टाइड को एक्सप्रेस करता है, ये याद है। और अगर वो एंडोजिनस पेप्टाइड को एक्सप्रेस करता है तो वो कौन सी टी सेल को सिग्नल देता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल को। और अगर एक्सोजिनस पेप्टाइड होता है तो दैट गिव सिग्नल टू टी हेल्पर सेल। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर एंडोजिनस पेप्टाइड है तो मतलब एंडोजिनस एंटीजन है, तो एंडोजिनस एंटीजन सेल में कैसे डिग्रेड होता है, कैसे डिग्रेड होता है, लाइसोसोम में तो एंडोसाइटोसिस से डिग्रेड होता है, जो बाहर से अंदर आता है सेल के यूबिक्यूटिनाइलेशन से। सो दैट मींस इट फॉलो साइटोसोलिक पाथवे। तो यूबिक्यूटिनाइलेशन से डिग्रेड होगा, पेप्टाइड बनेगा। वो पेप्टाइड बनेगा कहां पे, साइटोसोल में। MHC सेल के अंदर कहां पे, ER में, ER के अंदर है। तो इसका मतलब है उस पेप्टाइड को साइटोसोल से ER में जाना पड़ेगा, जाने के बाद ER के अंदर जो MHC1 है उस पेप्टाइड को एक्वायर करेगा, और एक्वायर करने के बाद वो गोल्जाई के पास जाएगा, गोल्जाई में जाने के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके एक्सप्रेस हो जाएगा। ये पूरी डिटेल अभी मैं समझाऊंगा आपको डायग्राम में, बट ये समझ आ रहा है सबको, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। एंडोजिनस पेप्टाइड मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन है डिग्रेड हुआ, पेप्टाइड बना, अब वो पेप्टाइड ER के अंदर जाएगा। एंड इफ यू रिमेंबर उसको ER के अंदर APC ट्रांसपोर्टर लेके जाता है, जिसको टैप बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। तो उसकी हेल्प से वो ER के अंदर जाएगा, ER के अंदर MHC1 का कॉम्प्लेक्स होगा, वो पेप्टाइड पकड़ेगा, लेकिन पेप्टाइड बाइंड कहां करेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 में बाइंड करेगा। सो दैट मींस पेप्टाइड विल बाइंड इन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है, सपोजिंगली दिस इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, सरफेस के ऊपर ये MHC1 है, MHC1 के पास कौन सा पेप्टाइड है, एंडोजिनस पेप्टाइड है। नाउ इट इज गोइंग टू गिव द सिग्नल टू टी सेल। अब टी सेल का कौन सा पार्ट इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, दैट इज नोन एज टी सेल रिसेप्टर। सो दैट मींस TCR of the T cell will interact with MHC1 on the surface of
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दैट इज योर एपीसी। अच्छा